इसमें बहुत बहुत स्वागत है। मेरे साथ हमारे जिला अध्यक्ष रणजीत उत्पल जी और सीनियर लॉयर और हमारे प्रदेश लीगल विंग के उपाध्यक्ष गैल सिंह संधू जी इस वक्त मौजूद हैं। आज एक बेहद महत्वपूर्ण विषय पर जिसको लेकर के कल से हमारे कार्यकर्ताओं में ज़बरदस्त उत्साह भी है और पूरे देश में मानो कल दिवाली मनाई गई है सत्य की जीत को लेकर के, और जो राउज एवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल जी को रेगुलर बेल कल दी, उसको लेकर के पूरे देश में कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल था और सबको ये लगा कि कानून और सत्य की जीत हुई है। और सभी में इस बात को लेकर खुशी थी कि आखिरकार देश में लोकतंत्र और सिस्टम धीरे धीरे पटरी पर वापस लौट रहा है। लेकिन लग रहा है कि बीजेपी को कानून और सिस्टम की कोई परवाह नहीं है। बीजेपी की नज़र में कानून और सिस्टम के कोई मायने नहीं है, कोई सम्मान नहीं है। एक बात समझ से परे है कि आखिर मोदी जी चाहते क्या हैं, कि आखिर इस देश में क्या उदाहरण पेश करना चाहते हैं मोदी जी। किसी भी कीमत पर अरविंद केजरीवाल जी को जेल में रखने की ये क्या जिद है भारतीय जनता पार्टी की सरकार की और उनकी एजेंसियों की। आज तक ईडी इस केस में एक सबूत पेश नहीं कर पाई है। आज तक ईडी और तमाम एजेंसियां इस पूरे मामले में एक चवन्नी भी कहीं से बरामद नहीं कर पाई है। लेकिन उसके बाद भी एक अजीब सी जिद है मोदी जी की, बीजेपी की और ईडी के अधिकारियों की कि किसी भी कीमत पर अरविंद केजरीवाल को, आम आदमी पार्टी के नेताओं को जेल के अंदर रखना है। इसमें यह तो साफ नजर आता है कि अरविंद केजरीवाल जी को किसी केस के बिना पर नहीं बल्कि एक राजनीतिक कैदी बना करके जेल की सलाखों के पीछे रखना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ईडी ने खुद आज हाईकोर्ट में जब वो गए तो उनके वकीलों ने ये कहा कि अभी तक ऑर्डर की कॉपी नहीं आई है। हमारे लॉयर्स भी कह रहे थे कि ऑर्डर की कॉपी नहीं आई है। ये बात समझ नहीं आई कि अभी तक ऑर्डर की कॉपी नहीं आई, डिटेल्ड ऑर्डर की उसमें क्या रीजंस दिए गए, किस तरह से, किन आधार पर जमानत दी गई है, वो कॉपी नहीं आई। लेकिन ईडी हाईकोर्ट पहुंच गई। ऐसी क्या जल्दी है, ऐसी क्या जिद है कि ईडी राउज एवेन्यू कोर्ट के फैसले का सम्मान करने को तैयार नहीं। ईडी राउज एवेन्यू कोर्ट के फैसले को पढ़ने तक को तैयार नहीं है। क्या आपने कभी इससे पहले लीगल मामलों में इस तरीके के उदाहरण देखे कि ऑर्डर की कॉपी लिए बिना उसको चैलेंज करने के लिए हाईकोर्ट पहुंच जाया जाए? सिर्फ रात का समय बीच में था और ईडी ने इतनी जल्दबाजी दिखाई कि कहीं अरविंद केजरीवाल जी जेल से बाहर ना आ जाएं किसी भी तरह, उसको रोकना है, उसकी जिद है। ऑर्डर तो पढ़ लेते, उसमें क्या कारण दिए गए, क्या तर्क दिए गए हैं, वो तो पढ़ लेते। पूरे देश की जनता देख रही है, पूरा देश इस बात को देख रहा है कि बिना किसी तर्क के, कोर्ट और सिस्टम का सम्मान किए बिना किस तरीके से राजनीतिक सिस्टम का दबाव झेल करके, ईडी सिस्टम का दुरुपयोग करके और किसी भी हालत में अरविंद केजरीवाल जी की जमानत को रोकने की जिद पर अड़ी है। बीजेपी के दबाव में है ईडी, ये साफ तौर पे नजर आ रहा है। मुझे तो लगता है, ऐसा प्रतीत होता है कि कल रात को ईडी के अधिकारियों को बीजेपी के दिग्गज नेताओं से बहुत डांट पड़ी है कि किसी भी हालत में ये नहीं होना चाहिए, अरविंद केजरीवाल जी को बाहर नहीं आना चाहिए। दिल्ली सरकार जो अच्छे काम कर रही है उनको दोबारा से गति ना पकड़ पाए, वो दिल्ली के लोगों से, देश के लोगों से एक अच्छी राजनीति करने वाले नेता को दूर रखने की भारतीय जनता पार्टी की साजिश में ईडी एक मोहरा बनकर के रह गई है। ये पूरा केस मनगढ़ंत है
ये पूरा केस झूठा है, भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में लिखी गई कहानी है। और आप देख लीजिएगा, अंत में जीत सत्य की होगी, न्याय की होगी। लेकिन पूरा देश इस बात को देख रहा है कि लोगों के सबक सिखाने के बाद भी इसी तानाशाही के खिलाफ लोगों ने वोट दिया और मोदी जी के हाथ में बैसाखियां पकड़ा दी कि अब उनको सहारा लेके चलना पड़ रहा है। लेकिन इसके बाद भी जिस अहंकार में, जिस राजनीतिक अहंकार में मोदी जी हैं, इसका स्पष्ट मतलब है पूरा देश देख रहा है कि कैसे भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर ईडी पूरे देश में सिस्टम को मिसयूज कर रही है, सिस्टम पर दबाव बना करके, राजनीतिक कैदी बना करके अरविंद केजरीवाल जी को किसी भी कीमत पर जेल के अंदर रखना चाहते हैं। ये पूरा देश देख रहा है और देश इसका आगे भी जवाब देगा। भारतीय जनता पार्टी को जिस तरीके से उन्होंने हरियाणा के बेटे के साथ, हरियाणा में पैदा हुए अरविंद केजरीवाल जी के साथ जो दुश्मनी दिखाई है, उसका जवाब भारतीय जनता पार्टी को आने वाले वक्त में हरियाणा के लोग भी देंगे और देश के लोग भी देंगे। आपके कोई सवाल हैं तो आप पूछ सकते हैं। ये गठबंधन ने इतना दबाव में रख दिया भारतीय जनता पार्टी को, उनको फुल मेजॉरिटी भी नहीं मिल पाई और अब गठबंधन की सरकार है, तब भी ये चल रहा है, तो आप क्या सोचते हैं? देखिए, गठबंधन से कुछ हेल्प लेना चाहिए? देखिए, स्पष्ट मत है। कल भी आपने देखा कि जब कोर्ट का डिसीजन आया तो देश के कई सारे बड़े नेताओं ने इसके ऊपर कमेंट किया और उन्होंने अपने विचार जाहिर किए कि ये एक अच्छा फैसला है, इससे लोकतंत्र मजबूत होगा, इससे लीगल सिस्टम मजबूत होगा। लोगों ने इसका पूरे देश में स्वागत किया इस फैसले का। लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी लोगों द्वारा सबक सिखाए जाने के बाद भी, लोग क्या करते हैं राजनीति में, अगर आप कोई गलती करते हैं तो लोग उसकी सजा देते हैं। जो समझदार राजनेता होते हैं, समझदार राजनीतिक दल होते हैं, वो अपनी गलतियों से सीखते हुए लोगों का विश्वास दोबारा हासिल करने का प्रयास करते हैं। लेकिन अगर कोई नेता ये तय कर ले कि उसे अपने राजनीतिक पार्टी, अपनी राजनीतिक विचारधारा को मिट्टी में मिलाना ही है, तो फिर वो लोगों के दिए हुए सबक से भी नहीं सीखता है और उसके बाद भी अपने अहंकार के चलते, अपनी निजी दुश्मनी, निजी स्वार्थ के चलते वो अपनी राजनीतिक विचारधारा को भी अपमानित कराता है और लोगों की नजरों में भी लगातार अपनी राजनीतिक विचारधारा और अपनी पार्टी के विश्वास को कम करता है। आज नरेंद्र मोदी जी और बीजेपी सरकार यही कर रहे हैं देश के अंदर। लोगों ने इसी तानाशाही के खिलाफ उनको यह सबक दिया था कि आप अपने आप को नियंत्रित कीजिए, आपका व्यवहार लोकतंत्र के अनुकूल नहीं है। इसलिए उनको लोकतांत्रिक शक्तियां समझाने के लिए पूर्ण बहुमत देश की जनता ने नहीं दिया। अगर अब भी वो सबक नहीं लेंगे तो उनको राजनीतिक धरातल से देश की जनता रवाना कर देगी, इस बात में भी कोई संदेह नहीं है। जमानत एक अधिकार है, कोर्ट जमानत देती है को, तो फिर ट्रायल में समय लगता है। हम किसी जमानत मिलने को हम ये कैसे कहते रहे, जैसे किस आधार पर कह रहे हैं कि ये झूठा केस है, बस वो तो जब कोर्ट में बरी करते हैं कि भाई तब झूठा केस साबित हो जाएगा। तो इसमें क्या आधार आप ले रहे हैं जिसके आधार पर आप बार बार वही चीजें कह रहे हैं कि झूठा केस? देखिए, मैं आप ही की बात को बड़ा रखते हुए मैं उसी बात को आगे बढ़ाता हूं। आप ठीक कह रहे हैं कि जब अदालत तय कर देती है कि कोई गुनहगार है, कोई दोषी है या निर्दोष है, तब उसको मानना चाहिए कि वो केस सेटल हो गया, वो तय हो गया। मैं तो यही जानना चाहता हूं कि ईडी क्यों जबरदस्ती तय करने पे लगी हुई है कि किसको जेल के अंदर रहना चाहिए और किसको बाहर रहना चाहिए। ये तो कानून और अदालत के ऊपर छोड़ना चाहिए। हम पहले दिन से ये कह रहे हैं कि ये राजनीतिक केस है और उसका आधार स्पष्ट तौर पर यह है कि आज तक ईडी अपने सारे रिसोर्सेज लगाने के बावजूद ना तो कहीं से कोई बरामदगी कर पाई, ना कोई पुख्ता सबूत जिसकी कोई काट नहीं हो, ऐसा कोई सबूत ही कहीं पेश कर पाई। आज तक इस केस के ऊपर ट्रायल भी ईडी ने स्टार्ट नहीं होने दिया है। ये एक सोची समझी साजिश के तहत अगर आपके पास सबूत हैं, अगर केस में दम है, तो आप ट्रायल कीजिए ना। आप जल्दी से जल्दी सबूत अदालत के सामने रखिए और उसमें सजा कराइए। हम तो आपको चुनौती देते हैं कि अगर आपके पास सबूत हैं तो जल्दी से जल्दी ट्रायल खत्म करके, और अदालत इस पर कई बार कमेंट कर चुकी है, बार बार सप्लीमेंट चार्जशीट, सप्लीमेंट चार्जशीट, सप्लीमेंट चार्जशीट, नए नए नाम उसमें, अपने राजनीतिक द्वेष में जिसको फंसाना चाहते हैं उसका नाम, नई कहानी। हम इसको मनगढ़ंत कहानी इसलिए भी कह रहे हैं कि पहले दिन इस केस में
जो कैरेक्टर थे और आज के दिन इस केस में जो कैरेक्टर हैं, पहले दिन जो विलेन थे, आज के दिन ईडी ने उनको गवाह बना के हीरो बना लिया है, और पहले दिन जो हीरो थे, ईडी उनको अपने राजनीतिक द्वेष के चलते विलेन बनाने पर तुली हुई है। जेल के अंदर किसी को जबरदस्ती रखना और उसके प्रति इस तरीके की जिद और दुर्भावना दिखाना कि किसी भी हालत में जेल से बाहर कदम ना रख पाए कोई व्यक्ति, यह स्पष्ट तौर पे दिखाता है कि यह निजी स्वार्थ के कारण इस तरीके का। आप ईडी के और 2500 केस हैं, उनमें आप बता दीजिए ईडी ने कब इतनी जल्दबाजी दिखाई। बहुत सारे केसेस में जमानतें भी हो गई, बहुत सारे केसेस में ट्रायल चल रहे हैं सालों से। ईडी को ऐसी क्या जल्दी है, ऐसी क्या जिद है, या उनके पास, मोदी जी के पास से कोई ऐसा आदेश है कि वो किसी भी हालत में अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी के नेताओं को जेल से बाहर नहीं आने देना चाहते? अगर इनके पास कोई भी सबूत है, हम खुली चुनौती देते हैं, आप अदालत के सामने सबूत रखिए, उनको साबित कीजिए ट्रायल के अंदर, और फिर उसके बाद जब आप दोषी साबित कर देंगे किसी को, तो सारा देश आपके साथ खड़ा होगा। तब आप जेल भेजेंगे तो तब सारे लोग उसका समर्थन करेंगे। लेकिन आज के दिन में बिना कोई सबूत पेश किए हुए, बिना कोई ट्रायल शुरू किए हुए अगर आप जबरदस्ती हमारे नेताओं को जेल के अंदर रखना चाहते हैं, तो स्पष्ट है कि ये पूरी कहानी मनगढ़ंत है। इसमें कैरेक्टर अपनी राजनीतिक सुविधा के हिसाब से जोड़े जाते हैं, इसमें नई नई कहानियां गढ़ी जाती हैं, और किसी भी हालत में अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी के नेताओं को अंदर रखने की साजिश रची जाती है। लोकसभा के चुनाव नतीजे रहे, उसमें रोकने में कामयाब रहे, भारतीय जनता पार्टी को कोई बहुमत तक नहीं पहुंचने दिया। अब जो इंडिया गठबंधन के जो नेता हैं, उनके बीच में क्या इस मुद्दे पर चर्चा या कोई आपकी रणनीति है कि आने वाले 2-3 महीने बाद 4-5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव है, केजरीवाल जी को जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि ईडी के पास कोई पुख्ता तथ्य सबूत नहीं है, उनके ऊपर जबरदस्ती उनको फंसाया जा रहा है, तो ऐसे अन्य जो दल है इंडिया गठबंधन में, उनके भी कई राज्यों में कई नेताओं पर इस तरह की कार्रवाई हो रही है, तो क्या इस मुद्दे पर भी कोई इंडिया गठबंधन के नेता मिलकर कोई रणनीति बना रहे हैं सरकार को घेरने के लिए या तथ्यों के साथ लोगों के बीच में जाने के लिए? देखिए, निश्चित तौर पर जब सदन शुरू होगा तो हर एक मुद्दे के ऊपर जिसके लिए लोगों ने चुन करके भेजा है, उन सारे मुद्दों के ऊपर सरकार से प्रश्न किए जाएंगे, सरकार के सामने उन मुद्दों को रखा जाएगा, उनके ऊपर बहस की जाएगी। और जिस तरीके से मोदी सरकार निरंकुश बने रहना चाहती है, मुझे नहीं लगता कि उनके अपने सहयोगी दल भी उनके इस रवैये से खुश होंगे। मुझे नहीं लगता कि नीतीश कुमार जी, चंद्रबाबू जी, जो खुद विक्टिम रहे हैं इस तरीके से ईडी द्वारा प्रताड़ित किए जाने के, मुझे नहीं लगता कि वो इन चीज़ों से खुश होंगे कि कोई अपने पॉलिटिकल इच्छा से जब चाहे किसी को भी जेल में डाल सके। तो ये उनके घटक दलों को भी सोचना है कि जनता ने जो मैंडेट दिया है वो साझा मैंडेट दिया है, और जनता ने ये कहा है कि सबकी राय शुमारी से मिल करके देश को चलाना है। अगर उसके बावजूद भी मोदी जी और अमित शाह जी अपनी इच्छा से इस देश को चलाना चाहते हैं, तो मुझे लगता है एनडीए के घटक दलों को भी इस बारे में विचार करना चाहिए और उनको सोचना चाहिए कि देश में लोकतंत्र को वापस लाने की जिम्मेदारी, लोकतंत्र को बहाल करने की, लोकतंत्र को मजबूत करने की जिम्मेदारी देश के लोगों ने एनडीए के सारे घटक दलों को भी सौंपी है। उनको भी इस बारे में अपना फैसला लेना चाहिए। इंडिया गठबंधन ने जिस मजबूती से एनडीए का मुकाबला किया और देश की जनता को जागरूक करने में कामयाब रहे कि अकेले इनको मैंडेट देने का मतलब ये तानाशाही लेकर के आएंगे, उसको आगे चल के और मजबूत किया जाएगा और सब मिलकर के संसद के अंदर इस लड़ाई को लड़ेंगे। लेकिन असर जो है वो दिल्ली लोकसभा के चुनाव को अगर हम देखते हैं, क्योंकि दिल्ली सरकार दिल्ली के मुख्यमंत्री के खिलाफ चुनाव है, लेकिन वहां तो नतीजा कुछ और नहीं। देखिए, हर प्रदेश की राजनीतिक परिस्थिति अलग अलग होती है। अगर आप देखें तो पूरे देश का लोकसभा का ये चुनाव था, पूरे देश का चुनाव था, और इसी एक मुद्दे को लेकर के चुनाव लड़ा जा रहा था। आप देखिए, पंजाब के अंदर पूरी तरह से सफाया हो गया भारतीय जनता पार्टी का, कोई नाम लेवा नहीं है। चंडीगढ़ के अंदर भी उनकी सीट होती थी, कोई नाम लेवा नहीं है। कई ऐसी जगह हैं जहां से भारतीय जनता पार्टी की ताकत को बेहद कमजोर करने में इंडिया गठबंधन कामयाब रहा, और जो हमारा प्राइम मोटिव था, जिसको लेकर के सारे घटक दल एकजुट हुए थे, जिसमें हमने ये कहा था कि एक व्यक्ति की तानाशाही एक पार्टी के मैंडेट से नहीं आनी चाहिए, वो देश को बर्बाद करने की तरफ ले जा रहे हैं, तानाशाही स्थापित कर रहे हैं। लोगों ने उसे स्वीकार किया और लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को उनकी सही जगह दिखाई। उन्होंने कहा कि आप पूर्ण बहुमत के हकदार नहीं हैं, देश को लोकतांत्रिक तरीके से चलाए जाने की जरूरत है, और वो मैंडेट दिया है। उस लिहाज से इंडिया गठबंधन अपनी रणनीति में कामयाब रहा। मैं वही कह रहा हूं कि हर प्रदेश के राजनीतिक हालात, राजनीतिक समीकरण अलग अलग होते हैं।
अलग अलग होते हैं। उनमें यही दिल्ली है जो पीछे जब विधानसभा चुनाव हुए तो भारतीय जनता पार्टी को एक कोने में खड़ा कर दिया था, एक बार स्कूटर की और एक बार वैन की पार्टी बना के छोड़ दिया था। यही दिल्ली है जो आने वाले विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को फिर सबक सिखाएगी। तो मुझे लगता है कि हर चुनाव और हर प्रदेश की राजनीतिक परिस्थितियां अलग अलग होती हैं, उनका अलग अलग मूल्यांकन किए जाने की जरूरत है। अभी हरियाणा में जो आम आदमी पार्टी ने हरियाणा में विरोध प्रदर्शन किया है नीट के एग्जाम को लेकर, और एमपी के ऊपर सवाल उठ रहे हैं। सर, नेट का एग्जाम हुआ 18 तारीख को, वो कैंसिल हो गया, रद्द करना पड़ा। नीट के एग्जाम के ऊपर सवाल है, तो क्या कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो रहे हैं, युवाओं का, लाखों युवाओं का भविष्य जो है उसमें प्रभावित हो रहा है? क्या आपकी पार्टी की क्या रणनीति इस मुद्दे पर? हालांकि कल आपने विरोध प्रदर्शन प्रदेश में, देखिए, पूरे देश के अंदर अब इस बात को लेकर के चर्चा शुरू हो गई है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सिर्फ पेपर लीक नहीं होते हैं, बल्कि पूरी सरकार ही लीक चल रही है इनकी। जब से मोदी जी इस बार सरकार में आए हैं तब से ही लगातार इस तरीके की घटनाएं, इस तरीके के प्रकरण सुनने को मिल रहे हैं कि किसी एग्जाम के अंदर धांधली हो गई, कोई पेपर लीक हो गया, किसी पेपर को इनको कैंसिल करना पड़ा। आप खुद सोचिए कि इनकी गलती की वजह से, इनके राजनेताओं के सरपरस्ती में चल रहे इस तरीके के गैंग्स और धंधों की वजह से 9 लाख से ज्यादा बच्चों ने एग्जाम दिया था इतनी गर्मी के अंदर, और उसको इनका क्या लगा, इन्होंने शाम को कह दिया कि रद्द किया जाता है एग्जाम। उन बच्चों का क्या होगा, उनकी मेहनत का क्या होगा, री एग्जाम किस तरह से आयोजित किया जाएगा, क्या गारंटी है कि सुरक्षित रख पाएंगे एग्जाम्स को। गुजरात से लेकर के, हरियाणा से लेकर के और पूरे देश के अंदर जहां भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहां सारी जगहों पर पेपर लीक होना आम बात है। एक के बाद एक पेपर लीक होते हैं। कभी इस बात की जांच हुई कि कौन कौन बीजेपी के नेता इसमें शामिल हैं? कभी इस बात की, हरियाणा के ही सेंटर को देख लीजिए, वो बीजेपी के नेता से जुड़ा हुआ सेंटर, एक ही सेंटर से ग्रेस मार्क देके 3 सेंटर्स के अंदर पेपर गलत डिस्ट्रीब्यूट हुए थे, ग्रेस मार्क एक ही सेंटर में दिए गए। बाय चांस वो सेंटर भी बीजेपी के नेता का था, बाय चांस 6 बच्चे भी उसी में से टॉप में आ गए। लेकिन कभी कोई जांच नहीं होती इस बात को लेकर के कि बीजेपी के नेता क्या सुनियोजित तरीके से पेपर लीक करा रहे हैं क्या। गुजरात के अंदर पेपर लीक होते हैं, उत्तर प्रदेश में होते हैं, हरियाणा के अंदर होते हैं, बीजेपी की जहां जहां सरकार है वहां खूब पेपर लीक होते हैं। क्या इसको भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने एक बिजनेस बना लिया है क्या? क्या बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करके पैसा कमा रहे हैं क्या भारतीय जनता पार्टी के नेता? कभी इस बात की जांच होगी? कभी एजेंसियां उस तरफ भी ध्यान देंगी? सारी एजेंसियां तो राजनीतिक द्वेष निकालने में लगी रहती हैं। इस ईडी से कोई ये पूछे कि जब ये पेपर लीक होते हैं तो पैसे का ट्रांजैक्शन तो तब भी होता है, गलत तरीके से ब्लैक मनी का ट्रांजैक्शन तो तब भी होता है, क्या पीएमएलए वहां पर जाकर कारगर सिद्ध नहीं होता? क्या ईडी इन मामलों की जांच नहीं कर सकती मनी लॉन्ड्रिंग की, कि वो पैसा जो इन पेपर लीक से कमाया जाता है वो किन धंधों में जा रहा है, कहां पर जा रहा है? लेकिन ईडी तो व्यस्त है। उनको तो एक टारगेट दिया गया है कि अरविंद केजरीवाल जी को, आम आदमी पार्टी के नेताओं को जेल के अंदर रखना है, ये इन प्रकरण। तो ईडी और सीबीआई जैसी एजेंसियां अगर राजनीतिक हाथों में खेलेंगी तो फिर इसी तरीके से पेपर लीक होते रहेंगे और भारतीय जनता पार्टी इसी तरीके से युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करती रहेगी। जो इंडिया गठबंधन है, आप कह रहे हो कि इसने 240 तक वोट दिया, एनडीए को, बीजेपी को 240 वोट दिए। हरियाणा में अब क्या इंडिया गठबंधन की क्या स्थिति है विधानसभा चुनाव में? देखिए, लोकसभा चुनाव के लिए इंडिया गठबंधन तैयार किया गया था और हमारा मेन मकसद था, जैसा हमने कहा, कि लोकतंत्र और संविधान की रक्षा करनी है। और लोकतंत्र और संविधान की रक्षा, उसके कस्टोडियन संविधान के सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो उसको एप्लीकेबल करते हैं। किस तरीके से संविधान लागू होगा नहीं होगा ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अधिकार क्षेत्र में आता है। इसलिए ये सारी लड़ाई केंद्र में एक तानाशाही सरकार को हटा करके लोकतंत्र को वापस से मजबूत करने की लड़ाई थी। उसमें इंडिया गठबंधन कामयाब रहा है। आगे राजनीतिक हालात को देखते हुए कहां पर क्या निर्णय लेने हैं, ये पार्टी के हाईकमान का आदेश होता है। हरियाणा के अंदर हमें पार्टी शीर्ष नेतृत्व से स्पष्ट आदेश है कि 90 की 90 विधानसभा में एक एक बूथ के ऊपर अपनी टीमों को मजबूत करना है। जो हमसे, हमारी विचारधारा से जो संबंध रखते हैं लोग, जो प्रभावित हैं, उन सभी को वोट में कन्वर्ट किया जा सके, ऐसा एक मैकेनिज्म हरियाणा के हर बूथ पर तैयार करना है। इसके लिए पार्टी के स्पष्ट निर्देश हैं। आगे जो भी निर्णय होगा वो पार्टी हाईकमान लेगा। कांग्रेस ने मेमोरेंडम दिया है कि
ये अल्पमत की सरकार है, इसको बर्खास्त किया जाए, तो आपका क्या? देखिए, मुझे लगता है कि ये बहुत स्पष्ट दिखती हुई चीजें हैं और इसमें नैतिकता ज्यादा काम करेगी। भारतीय जनता पार्टी में अगर कुछ भी नैतिकता बची हो तो ये निर्णय उनको अपने विवेक से खुद से लेना चाहिए, या फिर केंद्र सरकार इस बारे में निर्णय ले कि बहुमत नहीं है तो हरियाणा के अंदर राष्ट्रपति शासन लगाया जाए या जल्दी चुनाव कराए जाए। जो भी निर्णय लेना है वो केंद्र सरकार के और भारतीय जनता पार्टी के हाथों में है। मुझे लगता है कि नैतिकता का ये तकाजा हरियाणा के लोग भी देख रहे हैं। हरियाणा के लोग इस बात को देखते समझते हुए स्पष्ट निर्णय लेंगे कि अगर कोई बहुमत न होते हुए भी अगर कोई सरकार पर काबिज रहना चाहता है तो ऐसे लोगों को जब वोटिंग होगी तब क्या सजा देनी है, इसका निर्णय हरियाणा के लोग करेंगे। आपने कहा कि जिस तरह से जो आपकी पार्टी आला कमान है उन्होंने कहा है कि हाँ बूथ पे मजबूत होकर काम करना है, तो क्या भविष्य में ऐसी कोई संभावनाएं भी हैं, क्योंकि कांग्रेस खुद भी मना कर रही है, आप लोग भी मना कर रहे हैं कि हम अलग अलग जाएंगे, लेकिन अगर ऊपर से कोई फैसला होता है तो उसके जाने का फायदा क्या दोनों दलों का होगा या अकेले अकेले लड़ने से फायदा नजर आता है? नहीं, देखिए, हमारा स्पष्ट मत है कि आम आदमी पार्टी आज के दिन पूरे हरियाणा में एक एक बूथ के ऊपर मजबूत है, सक्षम है, और हमको ये स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि एक ऐसा मैकेनिज्म तैयार करना है हर एक बूथ के ऊपर जो बहुत ही मजबूत हो, जो हमसे विचारधारा से संबंध रखने वाले और प्रभावित लोगों को वोट में कन्वर्ट करा सके चुनाव के समय पर। एक ऐसा मैकेनिज्म हर बूथ पर हम तैयार कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी हमेशा से एक डिसिप्लिन्ड पार्टी रही है और हम कैडर बेस्ड पार्टी हैं। पार्टी हाईकमान का आदेश हमारे लिए सर्वोपरि होता है। मैं भविष्य के गर्भ में झांक के नहीं देख सकता हूं कि भविष्य में क्या होने वाला है, लेकिन आज के दिन पार्टी हाईकमान के स्पष्ट निर्देश हैं कि हरियाणा के एक एक बूथ के ऊपर 90 की 90 विधानसभा में हमको मजबूत संगठन तैयार करना है, बूथ योद्धा तैयार करने हैं, बूथ पर समर्थकों को वोट में कन्वर्ट किया जा सके, ऐसा एक मैकेनिज्म तैयार करना है। ये जो मैकेनिज्म है ये तो 2 साल से बना रहे हो आप, अभी तो बन गया था आपका मैकेनिज्म। देखिए, अब बात तो सीधा सीधा ये है कि क्या हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी 90 की 90 सीटों पे इंडिपेंडेंटली तैयारी कर रही है? मैंने आपको मैकेनिज्म तो चल ही रहा है आपका, 2 साल से चल रहा है, तो बूथ योद्धा तैयार हो गए, कन्वर्ट करने के लिए लोकसभा में लगे रहे। अब तो सवाल सीधा सीधा ये है कि हाईकमान का फैसला होगा जब तक नहीं होता है, जब तक आप इंडिपेंडेंटली काम कर रहे हैं। जैसे बीजेपी बोलती थी कि हम 10 की 10 लोगों से काम कर रहे हैं और वो लड़ेगी, तो क्या आम आदमी पार्टी भी ऐसी कर रही है? देखिए, बेचारे लड़े तो सही, आया तो कुछ नहीं जेजेपी का, लेकिन मैं ये स्पष्ट कहना चाहता हूं, आपने जो प्रश्न पूछा कि मैंने बहुत स्पष्ट शब्दों में ये बताया कि पार्टी हाईकमान का स्पष्ट निर्देश है कि 90 की 90 विधानसभा पर पूरे हरियाणा में एक एक बूथ के ऊपर हमको तैयारी करनी है। जो पहले हमने संगठन तैयार किया 2 साल के अंदर, उसमें हमने प्रदेश स्तर पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, लोकसभा स्तर पर और ब्लॉक लेवल तक हमने तैयारी की। गांव के अंदर हमने ग्राम समितियां बनाई 21-21 मेंबर की। अब हम बूथ के ऊपर तैयारी करने जा रहे हैं, वो उसका नेक्स्ट फेज है जो हम लोकसभा चुनाव से पहले तक नहीं कर पाए थे। तब तक हम ग्राम समितियां बनाने तक अपना काम कर पाए थे। अब हम बूथ कमेटीज बनाने के ऊपर, बूथ के ऊपर पार्टी को मजबूत करने के ऊपर काम कर रहे हैं। वो अभी पार्टी का हमारे पास स्पष्ट निर्देश इस बारे में है और इसका मतलब स्पष्ट होता है जब मैं बार बार ये कह रहा हूं कि हम पूरे प्रदेश के अंदर एक एक बूथ के ऊपर तैयारी कर। आप मुझसे पूछ रहे हैं कि 90 विधानसभा पे तैयारी कर रहे हैं क्या? मैं कह रहा हूं मैं 90 विधानसभा के एक एक बूथ के ऊपर हम पार्टी को मजबूत करने की तैयारी कर रहे हैं। हम पार्टी को सक्षम बनाने की तैयारी कर रहे हैं। मजबूत करना, चुनाव लड़ने में अंतराल, ये क्यों नहीं कर रहे? 90 की 90 सीटों पे चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। ये निश्चित तौर पर मैं यही बात आपको कह रहा हूं कि जब मैंने कहा कि समर्थकों को वोट में कन्वर्ट करने के लिए एक पूरा मैकेनिज्म बूथ के ऊपर तैयार कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर चुनाव के लिए तैयारियां की जाती हैं। हम मजबूत तैयारी पूरे प्रदेश के अंदर कर रहे हैं, लेकिन मैंने फिर कहा कि हम एक डिसिप्लिन्ड पार्टी हैं। हमारे यहाँ निर्णय अरविंद केजरीवाल जी के स्तर पे होते हैं। जो भी निर्णय अरविंद केजरीवाल जी लेंगे, हम पूरी ताकत झोंक देंगे अपनी उस निर्णय को अमल में लाने के लिए। और इसलिए अभी हमारे पास जो आदेश है वो ये है कि एक एक बूथ के ऊपर मजबूत तैयारी कीजिए, पूरे प्रदेश के अंदर पार्टी को खड़ा कीजिए और एक एक बूथ के ऊपर वोट कन्वर्ट हो सके, उसके लिए मैकेनिज्म तैयार कीजिए। एक विषय दिल्ली में आज जल संकट पे बड़ा एक राजनीति चल रही है। बीजेपी वाले आम आदमी पार्टी के नेताओं के वहां प्रदर्शन कर रहे हैं। बीजेपी के जो आम आदमी पार्टी की सरकार के मंत्री वो अपने अलग से, और कल हरियाणा सरकार के सिंचाई मंत्री ने दिल्ली में मीटिंग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि दिल्ली सरकार झूठ बोल रही है, जियो लेटर झूठ बोल रही है, हम 1050 क्यूसेक पानी यहाँ पर दे रहे हैं,
छोड़ रहे हैं, हमारे पास कोई कमी नहीं है, डेट वाइज उन्होंने डाटा दिया। आपके पास दिल्ली सरकार इस तरह से क्या जानकारी? देखिए, दिल्ली सरकार वैसे इस बारे में अपना स्पष्ट मत रख चुकी है, अपना साइड रख चुकी है। मैंने एक दिन और ये मुद्दा उठाया था, मैं इसको आपके सामने फिर स्पष्ट कर देता हूँ। हरियाणा के अंदर टैंकर माफिया को पानी की चोरी को खुली छूट हरियाणा के द्वारा दी गई है। हरियाणा सरकार की सरपरस्ती में पानीपत में, सोनीपत में जो कैनाल जाती है, जो पानी देती है दिल्ली को, उसके ऊपर टैंकर में से पानी की चोरी इस वक्त भी चल रही है। अगर आप वहाँ पे रियलिटी चेक कराएंगे तो वहाँ पे अभी भी पानी की चोरी बिना रोक टोक चल रही है। बिना हरियाणा सरकार की सरपरस्ती के ऐसा संभव नहीं है। इसलिए हमने ये कहा कि भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक साजिश में किसी भी हद तक गिरने में सक्षम है। बाढ़ के समय में इन्होंने पहले कहा कि नहीं, सब कुछ ठीक है जी हमारी तरफ से, तब भी यही कह रहे थे आधिकारिक तौर पे, बोले दिल्ली से हमारा क्या लेना देना है, वहां हमारा कौन सा बैराज है, वहां हमारा कोई अधिकारी नहीं। बाद में अधिकारी सस्पेंड भी किया। इस बार उस बैराज को हमारे मंत्री खुद खड़े होके उसकी वहां सफाई करा रहे हैं। हरियाणा का बैराज है लेकिन खुद खड़े होके वहां पे सफाई करा रहे हैं। जो गेट खुल नहीं रहे, वो अभी भी नहीं खुल रहे थे, वो कटवाए गए। तो इसका मतलब हरियाणा सरकार, बीजेपी पूरी तरह से इस बात में सक्षम है कि वो राजनीतिक साजिश में किसी भी हद तक जा सकते हैं। तो इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि हरियाणा सरकार जानबूझ के पानी की चोरी करवा के अपनी सरपरस्ती में टैंकर माफिया को पनपने दे रही है, जिसकी वजह से दिल्ली के अंदर पानी कम पहुंच रहा है, जिसकी वजह से दिल्ली में लोग परेशान हैं। और आतिशी जी जो दिल्ली में जल मंत्री भी हैं, आज वो अनशन पर बैठ रही हैं क्योंकि बार बार राजनीतिक रूप से सारे सबूत देने के बाद भी, बार बार राजनीतिक रिमाइंडर देने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए अब हम अनशन का सहारा लेंगे, लोगों के बीच इस मुद्दे को लेकर के जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी पर दबाव बनाएंगे। आचार संहिता हटने के बाद जो मौजूदा हरियाणा सरकार है, कई फैसले लिए गए 100 गज के प्लॉट के या फिर कहे प्रॉपर्टी आईडी के लिए जगह जगह बूथ लगाए गए ठीक करने में। तो कई चीजें हैं जो काफी बदलाव की तरफ भाजपा की मौजूदा सरकार अब करने की कोशिश लगातार कर रही है। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है कि भागते चोर की लंगोटी ही सही, तो इनका समय तो निकल गया। 9.5 साल में अगर ये यही काम करते तो शायद जनता के बीच में इतना द्वेष, इतना गुस्सा इनके प्रति नहीं होता। प्रॉपर्टी आईडी पर सारे हरियाणा की जनता ये कहती रही कि प्रॉपर्टी आईडी गलत है, प्रॉपर्टी आईडी लोगों को परेशान करने के लिए है। इन्होंने एक नहीं सुनी किसी की। फैमिली आईडी पे सारे हरियाणा की जनता त्रस्त थी, कागज लिए खड़े रहते थे डीसी दफ्तर में। इन्होंने एक नहीं सुनी किसी व्यक्ति की। 100 गज के प्लॉट पहले नहीं दिए इन्होंने। गरीब तरसता रहा, कह रहे हैं मकान देंगे, गरीबों को मकान देंगे, लेकिन वो मकान बन के भी पड़े रहे कई जगहों पर, लेकिन गरीबों को नहीं दिए। आज जब इनको ये लग रहा है कि हरियाणा के लोगों में जबरदस्त गुस्सा है, और ये जो 5-5 की तस्वीर लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने देखी, मैं आपको बता दूं ये सिर्फ ट्रेलर है। भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश सरकार से हरियाणा के लोग इतना गुस्सा हैं कि इनको दहाई का आंकड़ा छूने में भी दिक्कत होगी विधानसभा चुनाव के अंदर। लोकसभा चुनाव में ये सिर्फ इसलिए इनकी कुछ सीटें बच गई क्योंकि सीधे तौर पे हरियाणा की प्रदेश सरकार का चुनाव नहीं था। हरियाणा की प्रदेश सरकार से हरियाणा के लोग इससे भी ज्यादा खफा हैं। इसलिए अब इनको ये बात समझ में आ गई चुनाव के नतीजों से, और ये आनन फानन में कवर अप करना चाहते हैं। राजनीति में कवर अप नहीं चलता, राजनीति में सेवा चलती है। 9.5 साल अगर आपने सेवा नहीं की तो 6 महीने का कवर अप नहीं चलेगा। नीट का आरोप जो पकड़े हैं, नीट वाले मामले में बिहार से पकड़े हैं, उसमें एक स्टेटमेंट अखबार में देखिए कि वो पुलिस का कोई स्टेटमेंट मेरे पास नहीं है। उसने कहा कि हरियाणा का वेटरनरी सर्जन का जो पेपर था, जिसका कोर्ट में हाईकोर्ट में केस गया था, हालांकि कोर्ट ने, पुलिस ने तो उसने कहा कि संभावना है इसकी, लेकिन उसने ये मान लिया कि हरियाणा के वेटरनरी सर्जन का पेपर लीक हुआ था। उसके बाद अब तक कोई डेवलपमेंट हुई नहीं हुई। आप क्या चाह रहे हैं? देखिए, हमने तो वेटनरी सर्जन का जब एग्जाम हुआ था तो सारे सबूतों के साथ, सब ऑडियोज के साथ मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तब भी, और मैंने ये बताया था कि इसमें पूरा अंदेशा है कि ये पेपर लीक हुआ है, लोगों से पैसे लिए गए हैं, और उसके बाकायदा बच्चे सबूत पेश कर रहे थे, हर जगह पे बोल रहे थे। लेकिन उस वक्त सरकार ने किसी की नहीं सुनी। आज जब ये तथ्य सामने आ रहे हैं उसके बाद भी सरकार गहरी नींद में सो रही है। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को स्टूडेंट्स के भविष्य से, युवाओं के भविष्य से कोई मतलब नहीं है। इनको सिर्फ अपने पैसे कमाने से मतलब है, और इन्होंने
खूब लूट मचाई है भारतीय जनता पार्टी ने। नौकरी के नाम पर जबरदस्त तरीके से पूरे हरियाणा के अंदर लूट हुई है। कितनी बार हमने देखा एचपीएस तो एचपीएससी के दफ्तर में आपने कितनी बार सूटकेस वाली कहानियां सुनी, कितने मामले आए, उस पे क्या किया हरियाणा सरकार ने? उसके ऊपर भी हरियाणा सरकार ने कुछ नहीं किया। जब आपकी नाक के नीचे चोरी हो रही हो और आप आंख मूंद करके बैठे हैं तो इसका मतलब आप उस चोरी के अंदर शामिल हैं। हरियाणा सरकार, बीजेपी सरकार का एक एक मंत्री, एक एक विधायक, एक एक नेता इस चोरी के अंदर शामिल है। नौकरी के नाम पर जो लूट हरियाणा के अंदर हुई उसके अंदर शामिल है। जब तक एजेंसियां इनके हाथ में हैं तब तक न्याय की उम्मीद नहीं की जा सकती। निष्पक्ष तरीके से कोर्ट इंक्वायरी ये करवाते नहीं है। इसलिए जब सरकार बदलेगी हरियाणा के अंदर तो इन सारे मामलों की जांच होगी और आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े दिग्गज नेता इन सारे मामलों के अंदर लिप्त भी पाए जाएंगे और जेल भी जाएंगे। पानी के मामले में 719 क्यूसेक पानी का पानी जो है वो दिल्ली को देना होता है। हरियाणा 1050 क्यूसेक पानी दे रहा है। हरियाणा का ये कहना है कि हम ऑलरेडी ज्यादा पानी दे रहे हैं आपको, और पानी जो देना भी है तो कोर्ट का भी आदेश है वो हिमाचल को देना है। तो फिर वो आरटीसी की जो बैठकी है वो दोनों सरकारों के खिलाफ बैठती है, दोनों राज्यों के खिलाफ, या फिर किसके खिलाफ अनशन पर बैठती है? देखिए, अतिरिक्त पानी को देकर के कोर्ट ने भी अपनी बात कही है, लेकिन मैं फिर आपसे ये कहना चाहता हूं, लेकिन मैं आपसे फिर स्पष्ट तौर पे ये कहना चाहता हूं, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। मैं एक उदाहरण के जरिए इसको आपको समझाता हूं कि आप अपने किसी मित्र के पास गए और उससे कुछ पैसे आपने लिए, उसने आपको 10,000 रुपए दे दिए, लेकिन साथ में एक जेब कतरा भी खड़ा कर रखा था, आपने जेब में डाले और उसने वो निकाल लिए 10,000 रुपए। तो आप अपने दोस्त के यहां से तो पैसे लेके आए हैं, लेकिन क्या घर लेके जाएंगे? हरियाणा सरकार यही कर रही है पानी के मामले में, कागजी खाना पूर्ति करके ये कहती है भाई हम तो पूरा पानी दे रहे हैं। जो पानी हथनी कुंड से चलता है उसको पानीपत और सोनीपत में अपने ही टैंकर माफिया से चोरी करवाते हैं, अपनी सरपरस्ती में चोरी कराते हैं और फिर कहते हैं हम तो पानी दे रहे हैं, दिल्ली नहीं पहुंच रहा, तो हम क्या करें? हर साल नहीं पहुंचता था, इस साल कुछ अजीब हो रहा है, इस साल कुछ अलग है। इस साल दिल्ली में कितना पानी पहुंच रहा है? 1050 बता रहे, आप लेवल बता सकते हैं कितना है दिल्ली के अंदर? वो मुझे लगता है कि ये दिल्ली सरकार के अधिकार क्षेत्र में, और उन्होंने अपनी बात को आंकड़ों के जरिए स्पष्ट पहले भी किया है। कल दिल्ली में हरियाणा के सिंचाई मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उसमें दिल्ली की सरकार का डाटा भी दिया। उन्होंने कहा कि परसों तक भी दिल्ली के अधिकारियों ने, हमारे अधिकारियों ने उस पर जाकर नाका, उसको मापा दिल्ली में, तो पानी हमारा पूरा था। दिल्ली के अधिकारियों ने ये बात कही है। मैं आपको इसमें अपडेट कर रहा हूं कि दिल्ली के अधिकारी हरियाणा के अधिकारियों को कह रहे हैं कि पानी इतना पहुंचा हुआ है। देखिए, मुझे इस बारे में कतई कोई जानकारी नहीं है। जो मैं वही बता रहा हूं, मुझे इस बारे में कतई कोई जानकारी नहीं है जो आप कह रहे हैं कि हरियाणा के सिंचाई मंत्री कह रहे हैं। मैं ये स्पष्ट तौर पे बता सकता हूं कि दिल्ली सरकार की तरफ से बार बार यह आग्रह किया गया है कि अगर हिमाचल से कोई एक्स्ट्रा पानी मिलता है तो उसको भी हरियाणा सुरक्षित दिल्ली तक पहुंचाए। हरियाणा की सीमाओं के अंदर पानी को सुरक्षित दिल्ली के बॉर्डर तक पहुंचाना ये हरियाणा सरकार की जिम्मेदारी है। और हाँ, वही मैं कह रहा हूं कि जो पहले से भी पानी हरियाणा सरकार पहुंचा रही है, मुझे लगता है कि मैं इस बात को कई बार रख चुका हूं कि जो पहले से भी पानी हरियाणा सरकार पहुंचा रही है वो कागजों पे, आंकड़ों में जरूर पूरा है, लेकिन रास्ते में खुलेआम उसकी चोरी हो रही है। मैं आप सबसे आग्रह करता हूं कि अगर आप अपने रिपोर्टर्स को भेज के चेक भी कराना चाहें तो कैनाल के साथ साथ पानीपत में और सोनीपत में आपको अभी मौके पर इस वक्त भी टैंकर माफिया सैकड़ों, हजारों की तादाद में वहां से पानी भरते हुए नजर आ जाएंगे, जिसकी वजह से पानी की शॉर्टेज हो रही है। और इस ने 9 जून 2024 को बवाना दिल्ली कॉन्टैक्ट पॉइंट पे पानी चेक किया तो उसका लेवल 961 क्यूसेक मिला, वहां प्राप्त होगा 961। ये अपर यमुना रिवर कोर्ट, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा था तो फैसला कर, ये हरियाणा सरकार के मंत्री ने कहा, मैं नहीं कह रहा। मुझे इस तथ्य के बारे में जानकारी नहीं है, तो इसलिए मैं इस पर कमेंट करने से बचना चाहूंगा। मुझे लगता है कि दिल्ली सरकार ने बहुत स्पष्ट तौर पे अपना पक्ष बार बार रखा है। जो दिल्ली सरकार के अधिकार क्षेत्र में बात आती है उसके बारे में वही बात कहें तो ज्यादा सही है। जो मेरी जानकारी में बात है वो मैं स्पष्ट तौर पे बता सकता हूं कि हरियाणा के अंदर पानी की चोरी सरेआम हो रही है, जिसको हरियाणा सरकार रोकने में नाकाम है या जानबूझकर रोक नहीं रहे। ज्वाइनिंग का सवाल है, ज्वाइनिंग जो होती है आम आदमी पार्टी दिल्ली में, चंडीगढ़ में लगातार की, लेकिन पिछले काफी समय से ये देखने को नहीं मिली है। भाजपा में कांग्रेस की बड़ी लीडर गई है, कांग्रेस ये दावा करती है कि 40 और 36 के करीब विधायक सांसद
हम लोगों में आ गई। आम आदमी पार्टी की जो ज्वाइनिंग जो ड्राइव हुआ करती थी वो लंबे समय से गैराज है। देखिए, बहुत सारे लोग हमारे संपर्क में हैं और आने वाले दिनों में बहुत जल्द आपको कई सारी बड़ी ज्वाइनिंग्स हरियाणा आम आदमी पार्टी में देखने को मिलेंगी, ऐसा मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। थैंक यू। किसी की वापसी भी हो सकती है जो छोड़ के गया हो हाल फिलहाल में। आज समय का इंतजार कीजिए, मुझे लगता है चुनाव आने तक अभी बहुत राजनीति बाकी है हरियाणा के अंदर, समय का इंतजार कीजिए। प्रोटेस्ट दिल्ली के लोगों को पानी दिलवाने के लिए है, प्रोटेस्ट दिल्ली के लोगों के उस अधिकार के लिए है जिसके तहत उनको भी पीने का पानी मिलना चाहिए। प्रोटेस्ट भारतीय जनता पार्टी की उस चोरी और सीना चोरी के खिलाफ है जिसमें वो कागजों पे आंकड़े दिखाते हैं लेकिन टैंकर माफिया से पानी को चोरी कराते हैं। इन सारी दुर्भावनाओं के खिलाफ ये प्रोटेस्ट। आप आम आदमी पार्टी के नेता हैं हरियाणा के, दिल्ली की सरकार के नुमाइंदे के तौर पर कई बार आप बातचीत करते हैं, दिल्ली से आप जाते हैं, जो फैक्ट्स हरियाणा के सिंचाई मंत्री ने पब्लिक डोमेन में दिए हैं, आज छपा हुआ है, आप कृपया और दिल्ली सरकार से कागज मांग जाए। मैं बिल्कुल, मैं वो क्रॉस चेक करके मैं आपको बता दूंगा। 18/6/2024 को भी अमर यमुना रिवर बोर्ड ने चेक किया, 958 क्यूसेक वहां पर मिला हुआ है। मैं वो क्रॉस चेक करके आपको बता दूंगा फैक्ट्स के साथ। हम इसको अपनी रिलीज में इसको शामिल करेंगे, आपको भेज देंगे। हिमाचल से तो कोई शिकायत नहीं है प्रोटेस्ट में। दिल्ली सरकार ने जो भी उनकी डिमांड थी हरियाणा सरकार से, हिमाचल सरकार से, उन्होंने कोर्ट के अंदर भी रखी और इन तथ्यों को बखूबी तरीके से रखा है।